डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट 5 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको इसका 2 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने इसके 20 वर्ग के लिए प्रश्नों को कवर कर लिया है। जो जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ऑलरेडी मैंने टिक लगवा दिया है। उन प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है 2025 एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है। ये आपका सेट नंबर 5 चल रहा है। इसके पीछे मैंने आपको ऑलरेडी 4 सेट कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उन सेटों को कवर नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 2024 के जितने भी सेट हैं सबका सॉल्यूशन उसमें है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 95 स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है, तो आपको क्या करना है, 2024 के 7 सेट हैं। कितने सेट हैं? 7 सेट बने हुए हैं। ठीक है, यदि आपने इन 7 सेट के जितने भी प्रश्न हैं यदि आपने उसको लगा लिया, समझ लिया, तो आपका 2025 में 90 प्लस आने से कोई लगता है। ये प्रश्न 2025 में इन्हीं सब से आएंगे, 100% है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अभी से आप यदि इन 7 सेट को लगा लिया तो आपका 95 प्लस कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका सेट 5 चल रहा है और 2 सेट बचा है। उसके बाद 2024 के सभी सेट का कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2025 में सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बेहतर लेवल कराई जाएगी इस चैनल पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और हम इसके अगले प्रश्न को करते हैं। इस वीडियो में हम लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1 के प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सभी प्रश्न कितने नंबर के? 4-4 नंबर का है। ये प्रश्न कितने नंबर का है? 4-4 नंबर का है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में आपका 2 प्रश्न दिया है। ये वाला प्रश्न 2 नंबर का है और ये वाला प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं तथा हम इसे क्यों विरता देते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि हम अपने कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए किसका उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है। सब लोग जानते हैं कि जो हम कार होती है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है मैं उसको आपको बताता हूँ। एकदम हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख लिया है, आपको कहीं भी इधर उधर नहीं खोजना पड़ेगा। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए आपको लिखना है कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए, कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने की क्षमता, मतलब इसका क्षेत्र क्या होता है? बहुत अधिक होता है, तथा यह दूर की वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप देखते हैं जब आप बाइक चलाते हैं तो बहुत अधिक दूर की वस्तुएं जो होती हैं, आपके पीछे जो बाइक आती है, जो कार आती है, उसका प्रतिबिंब क्या करता है? बहुत छोटा बना के दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कारों में या बाइक में, ठीक ना, किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तथा यह दूर की वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है। ये आपका 2 नंबर इसमें कवर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला एकदम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखिए आप लोग। अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल दिया है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेमी दूरी पर रखी है, जो 4.5 ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी का मान तथा दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ का मान ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, भी का मान और एफ का मान। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए आपको पहले ध्यान समझिएगा प्रश्न में दिया क्या है। पहले जो दिया उसको लिखिए। ठीक है, पहले जो दिया उसको लिखिए। लिखिए यहाँ पर हल लिखते हैं। एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको बताते हैं। ठीक ना, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना, लिखिए दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया आपको? कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई कोई वस्तु है, मतलब ओ से ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई कितनी दी आपको? 3 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु की ऊंचाई किससे लिखते हैं? ओ से। ठीक, ओ से ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि दर्पण से, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। जो वस्तु है वो अवतल दर्पण कितनी दूरी पर रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो यू का मान दिया है -8, क्योंकि दर्पण जो वस्तु की दूरी होती है हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों ही स्थिति में जो वस्तु की दूरी होती है क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक है, तो आपको निगेटिव साइन जरूर लेना है, नहीं तो
आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई मतलब आई, आई से मतलब इमेज की ऊंचाई कितने दी है आपको 4.5 सेमी। ठीक, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है जो 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और उसकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी का मान और एफ का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने एक आवर्धन का सूत्र पढ़ा होगा, यम इक्वल टू क्या होता है ध्यान समझिएगा, यम इक्वल टू होता है माइनस भी बाई यू बराबर आई अपान ओ। ठीक, आई अपान ओ आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। ठीक, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा किसका, आवर्धन का। ठीक है, तो देखिए ये तीनों आपस में बराबर है तो इन दोनों का बराबर रख दीजिए, किसका मान निकल जाएगा भी का। ठीक है, तो इसको रख दीजिए माइनस भी अपान यू बराबर आई अपान ओ। ठीक हो गया। अब माइनस देखिए भी का मान क्या है, भी का मान आपको ज्ञात करना है, उसको ऐसे रख दीजिए। यू का मान क्या है -8, -8 रखिए। आई का मान कितना दिया है 4.5, ओ का मान कितना दिया है 3। ठीक, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब 8 किस में गुणा, सॉरी भाग में, कितना गुणा में, कैंची गुणा करा दीजिए तो आपको कितना भी इक्वल टू क्या बचेगा 4.5 गुणे 8/3। ठीक है, इधर नीचे था उधर चला गया। अब इसको काटेंगे कितना कटेगा 1.5 बार में। आज जब आप इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से किसका मान निकल गया भी का मान निकल गया। ठीक है, एक का मान निकल, अब आपको क्या लगाना है, अब आपको फोकस 2 निकालना है। तो आप यहाँ से लगाइए दर्पण सूत्र लगाइए। कौन सूत्र लगाइए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू आपका दर्पण सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए 1 अपान एफ का 1 अपान एफ, 1 अपान भी का मान कितना निकला है 12 माइनस, क्योंकि कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि यू का मान क्या है माइनस का 8 है तो ये प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप बस सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 24। कितना आएगा 24, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24, ये हो जाएगा 2 - 3। ठीक, एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, 1 अपान एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 अपान एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/24। अब इसका 3 गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो भी का मान 12 सेंटीमीटर और एफ का मान माइनस का 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका न्यूमेरिकल क्या हो गया पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि एकदम प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या है, अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान सुनिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है, किस लेंस के द्वारा इस दोष को क्या किया जाता है संशोधित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, हेडिंग लगाना है आपको निकट दृष्टि दोष, क्या लगाना है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें आपको लिखना है ऐसा दोष, ठीक है, क्या लिखना है ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। जिसमें क्या होती है बाबू कि जो निकट की वस्तुएं होती है क्या देती हैं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना लिखना है। ठीक है, अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, इसको निवारण के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर दूर दृष्टि दोष की बात होती है, दूर दृष्टि दोष की, तो वहां पर उत्तल लेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात है तो कौन लेंस लेंगे, अवतल लेंस लेंगे। ठीक ना, हम चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्या करेंगे उपयोग करेंगे, जिससे निकट दृष्टि दोष क्या आ जाएगी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया निवारण जो आपसे पूछा था। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला इसमें दूसरा प्रश्न है 2 नंबर का, कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक ना, तो जो आपका स्वच्छ आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखिए आप, इसका उत्तर क्या हुआ ध्यान सुनिए। आपको इसका उत्तर लिखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है।
प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी कारण क्या होता है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, अब इसमें सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, रंग के प्रकीर्णन में, ठीक है, लिखना है आगे कि रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसीलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ध्यान से पढ़िए एक बार। कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपको बस इतना ही लिखना है, आपका पूरा फुल नंबर इस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 21 और 22 नंबर प्रश्न था, उसको मैंने कवर करा दिया। इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोनों, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 2 ही प्रश्न कवर कर लेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम लोग 23 और 24 प्रश्नों को लगा लेंगे। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके हर सेट में आ रहे हैं, तो इस तरह का प्रश्न आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले